हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 7 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूएस जो है वो डिपोर्ट कर रहा है इंडियंस को। किन इंडियंस को डिपोर्ट कर रहा है ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। जो इलीगली गए हैं, ठीक है ना, जो वीजा के अप्रूवल से नहीं गए हैं, ठीक है ना, उनको डिपोर्ट कर रहा है यूएस से। अब ये जो लोग आ रहे हैं वो हैंडकफ्ड हैं, चेन्ड हैं। वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुई है कि ये गलत तरीका है जैसे यूएस से भेज रहा है। तो एनएलसैट वालों का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज जो हमें पता होना चाहिए, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है और जो पार्टी इन पावर है बीजेपी कह रही है कि देखो 2009 से इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज रहा है यूएस से, और ऐसे ही भेज रहा है, ये एसओपी है, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो यही है। ठीक है। तो उसके बाद तमिलनाडु की स्टोरी सुनेंगे। तो तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, ठीक है ना, वो बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। अब एसेंट का मतलब क्या होता है, देखो एक बिल लॉ कैसे बनता है। ठीक है, एक जो बिल होता है वो क्या है, प्रपोज्ड लॉ। कि लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रपोज लॉ है। ठीक है, वो डिस्कशन के थ्रू निकलता है, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, ठीक है, फिर वो पास होता है। ठीक है, और फिर वो जाता है गवर्नर के पास, फिर वो जाता है किसके पास, गवर्नर के पास जाता है। और जब गवर्नर अपना एसेंट दे देते हैं, फिर जो ये बिल है वो लॉ बनता है, फिर जो ये बिल है वो लॉ बन जाता है। मतलब जो एसेंट है, जो अप्रूवल ऑफ गवर्नर है, वो बहुत जरूरी है कि एक बिल जो अपनी जर्नी लॉ तक की पूरी करे। तो अगर गवर्नर जो है वो एसेंट नहीं देते हैं, आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट, ठीक है ना, एसेंट जो गवर्नर देते हैं, गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होती हैं आर्टिकल 200 के अंदर। या तो उसको अप्रूव कर सकते हैं बिल को, या वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, ठीक है ना, वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं कि अमेंडमेंट करो, ठीक है ना, या फिर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब ये जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, इन्होंने क्या किया, चौथा ऑप्शन किया, इन्होंने ये बिल पे बैठ गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा भाई बताओ, जो 12 बिल तुम्हें 3 सालों में भेजे गए हैं उसमें ऐसा क्या था कि तुमने अप्रूव ही नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तमिलनाडु जो है वो अपने गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भैया ये नहीं कर रहा अप्रूव बिल, देखो इसको। ठीक है ना। तो ये जो जर्नी है बिल से लॉ तक की, ये पूरी होनी जरूरी है, नहीं तो जो लॉ बना रहे वो लॉ बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है। ठीक है। तो यूजीसी यूजीसी एक गाइडलाइन लेकर आया है, क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर देखेंगे क्या लिखना है क्या नहीं। देखो गवर्नर जो है, मोस्टली स्टेट जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो गवर्नर है वो कौन है, वाइस चांसलर है। तो वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है, गवर्नर है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है। अब क्या है, मतलब ये वाइस चांसलर है, ठीक है ना। अगर हम गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किसकी सुनता है, प्रेसिडेंट पीएम की सुनता है और सीओएम की सुनता है। मतलब ये कौन है, इसको हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। मतलब यहाँ पर किसकी चलेगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो वाइस चांसलर बनेगा। ये तो स्टैंप ही मारते हैं सिर्फ, ये तो स्टैंप ही मारती हैं सिर्फ। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है। स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमारे एजुकेशन के अंदर ये हम हमारी वो है, आप क्यों दखल कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है। अब यूजीसी गाइडलाइन लेकर आई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो गाइडलाइन लेकर आई है। वो क्या गाइडलाइन लेकर आई है कि एक सर्च कमिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एक सर्च कमिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर मेंबर्स कुछ, एक यूजीसी मेंबर बताएंगे कौन होंगे उस सर्च कमिटी के, एक चांसलर बताएंगे, ठीक है, और एक जो होगी सेनेट वाले देंगे। ठीक है ना। अब चांसलर तो गवर्नर है, तो यहाँ पे गवर्नर का बंदा होगा, यहाँ पे यूजीसी, ये भी सेंट्रल का बंदा, ये भी सेंटर का बंदा, स्टेट का सिर्फ एक बंदा। तो जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होगी वो किसके हाथ में हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गई। तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बताया, चांसलर जो होता है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी इसको ध्यान से करेंगे। अब जो चांसलर होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है।
वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट होगा। एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, उसके मेंबर होगा, एक यूजीसी रेकमेंड करेगा, एक चांसलर रेकमेंड करेगा, एक सेनेट वाले जो यूनिवर्सिटी वाले वो करेंगे रेकमेंड। तो वो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पर किसकी चलेगी, फिर यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। और वाइस चांसलर ही मेजर स्टेप्स लेता है यूनिवर्सिटी को चलाने में। तो वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर यूजीसी एक्सटेंडेड टू सबमिट फीडबैक ऑन ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो ये प्रपोजल आया है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के कुछ क्या मोस्टली के एक्ट्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो वाइस चांसलर है वो कैसे अपॉइंट होगा। तो ये भी दोनों मिसमैच हो रहे हैं। यूजीसी कह रहा है ऐसे अपॉइंटमेंट होगी, वहां पे ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा है कभी कुछ कहा है। तो इस बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है जी। तो ये दिक्कत आ रही है। आगे चलेंगे। तो शेख हसीना वाला अगेन लिखने वाला कुछ नहीं है अब इसमें। जो यूनिस प्लान टू किल मी से हसीना, हसीना कौन है? अब शेख हसीना जो है, अगेन ये स्टोरी है जो सुननी पड़ेगी आपको। शेख हसीना यूज टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश। क्या हुआ करती थी ये? पीएम ऑफ बांग्लादेश हुआ करती थी, ठीक है। अब पीएम थी बांग्लादेश की, बहुत बढ़िया बात है। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पे रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हो गई। किसके लिए प्रोटेस्ट हो गई? रिजर्वेशन कोटा के लिए प्रोटेस्ट हो गई। अब इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो गई कि इनको भाग के, शी हैड टू रन अवे, अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आकर बैठ गई। अब इनके पीछे से क्या हुआ, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। क्या बन गई? इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, ठीक है ना। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? टेम्परेरी गवर्नमेंट बन गई। अब जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो अगेंस्ट शेख हसीना है, वो दूसरी पार्टी की साइड ले रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, माइनर्स के अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा है। तो शेख हसीना ने इंडिया में बैठे हुए स्पीच दी है और कहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, वो उनके जो उनके हेड है वो इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का हेड का नाम, इंटरिम गवर्नमेंट हेड बांग्लादेश, ये आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस इज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। एंड मोहम्मद यूनिस कौन है? ये नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं ये, ठीक है। ये कोई मामूली इंसान नहीं, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट कौन हेड कर रहा है बांग्लादेश में। और शेख हसीना जो है भाग करके कहाँ पर आई? शेख हसीना जो पीएम ऑफ बांग्लादेश थी वो भाग करके इंडिया आई, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही नोट करा है हमने। उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से रेपिटेशन है, बट कुछ चीजें मैं भी नोट करने वाली हूँ। अब इसमें हमें पता है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है गाजा के बारे में, कि गाजा के अंदर जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं उनको आप ले जाओ। नेबरिंग कंट्रीज को कह रहे हैं, अरब नेशंस को कह रहे हैं, अरब कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप क्या करो, अरब कंट्रीज को कह रहे हैं आप पैलेस्टीनियंस को ले जाओ, गाजा खाली हो जाएगा, फिर हम उसको डेवलप करेंगे, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया करेंगे, और इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लड़ाई जो वैसे तो वॉर खत्म हो गई है अब, पर जो वैसे भी लड़ाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं, ये किसने बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से हैं। तो आओ इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। When the state of Israel was created in Palestine in 1948, more than 7 lakh Palestinians, the land's original inhabitants, were displaced. अब वो कह रहे हैं कि जब इसराइल बना 1948 में, 48 में सॉरी, पैलेस्टीन में बना 1948 में, 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, 1948 में इसराइल बना है। बहुत ही इजी याद करना है, 1947 में +1 करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे फैक्ट क्या है। इसराइल वॉज क्रिएटेड, इसराइल वॉज क्रिएटेड इन पैलेस्टीन लिखेंगे। अगर स्क्रीन पर आपको नहीं भी दिख रहा खुद ब खुद लिखेंगे, यहाँ से कॉपी कर रही हूँ मैं, ये देखो, पैलेस्टीन इन 1948, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है कि इसराइल कब बना, इसराइल कंट्री कब बनी? 1948 में बनी, ठीक है। तो इसराइल वॉज क्रिएटेड इन 1948, ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन 1948। तो पैलेस्टीनियंस रिमेंबर दिस फोर्स मास एक्सपल्शन। अब ये कह रहे हैं कि 1948 में जो हुआ, ठीक है, पैलेस्टीनियंस इसको कैसे रिमेंबर करते हैं? एज दे कॉल इट नकबा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे,
मेनी पैलेस्टीनियंस, क्योंकि हमारे को एमसीक्यू में नंबर नहीं पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे भी नहीं नोट्स में। मेनी पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हुए। और इस मास एक्सपल्शन को क्या बोला गया? एक्सपल्शन कॉल्ड एज नकबा, इसको नकबा बोला गया। ठीक है। मोर पैलेस्टीनियंस वर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग 6 डे वॉर इन 1967। अब 6 डे वॉर कब हुई? मोर पैलेस्टीनियंस एक्सपेल्ड ड्यूरिंग 6 डे वॉर इन 1967। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 6 डे वॉर कब हुई थी? 1967 में हुई थी। सम मूव टू गाजा, अदर्स टू वेस्ट बैंक। तो पैलेस्टीनियंस जो है वो मेजरली कहाँ पे रहते हैं? गाजा और वेस्ट बैंक में मिलाकर के रहते हैं पैलेस्टीनियंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्लीज अपने नोट्स में साइड पर लिख लीजिए। गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं पैलेस्टीनियंस। ठीक है जी। While the majority fled other countries, and their descendants are refugees, where they and their descendants are refugees, वहाँ पर वो refugees हैं, दूसरी countries में भाग गए थे। In successive peace talks, Israel has outrightly rejected their right to return to their homes, a fundamental right। वो कह रहे हैं उनको घर वापस लाने के लिए इसराइल कह रहा है कि कोई उनकी राइट नहीं है, जो कि उनकी फंडामेंटल राइट है घर वापस आना। US President Donald Trump wants to forcibly transfer 2.3 million Palestinians out of Gaza, the Mediterranean enclave that has suffered relentless Israeli bombardments। अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ से भी जो रह गए हैं गाजा में, उनको कौन उनके पीछे पड़ गया है? डोनाल्ड ट्रंप। तो हेल होल बोल रहे हैं वो, गाजा को क्या बोल रहे हैं वो? हेल होल बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं इतनी डेवलपमेंट करूंगा कि वो रिवेरिया ऑफ द मिडल ईस्ट बन जाएगा। ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जो पीएम ऑफ इजराइल हैं, ठीक है, वो गए हुए हैं यूएस से, तब ये बात हुई है। क्लेम अब यहाँ पे कभी ये कह रहे टेम्परेरी रीलोकेशन होगी पैलेस्टीनियंस की, पीछे से हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है इनकी बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि नकबा ही माना जाएगा इसको। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नकबा होगा। क्या ऐसा कुछ होगा? जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो ही इनको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं पैलेस्टीनियंस की जो राइट है वो यही है कि वो जहां से हैं वहां पर वो रहें, कोई इनको हम नहीं लेके जा रहे, ये जहां के हैं वहीं पर रहेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर एक कोलिजन हो गया था मिड एयर, जिसमें एक हेलीकॉप्टर जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, उसकी कोलिजन टक्कर हो गई थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ। ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी? वॉशिंगटन, रोनाल्ड रेगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट, वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें 67 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, तो इसको हम नोट करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको नोट करेंगे। जनवरी 29 जनवरी 2025, एयर कोलिजन between United States Army Sikorsky UH-60 Black Hawk helicopter and an American Airlines CRI 700 flight at Ronald Reagan Washington National Airport। ठीक है ना। तो हमें याद रखना है किसकी कोलिजन हुई? अमेरिकन एयरलाइंस की ब्लैक हॉक के साथ कोलिजन हुई। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। On December 30th, 2024, India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued a notification amending environment protection rules by pushing back the deadline of thermal plants to comply with sulfur dioxide emission norms by 3 years। तो यहाँ पर 3 साल की और एक्सटेंशन दे दी गई है थर्मल प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड की जो फॉलो करनी है गाइडलाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड
guidelines, deadline, deadline extended. ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो गाइडलाइंस है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है थर्मल प्लांट्स के लिए, ठीक है ना, 3 साल से एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि किसने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या किया, इशूड अ नोटिफिकेशन amending the environment protection rules by pushing deadline to comply with sulfur dioxide, that is SO2 emissions, emission norms by 3 years। 3 साल से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, 3 years से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 3 साल तक अब थर्मल प्लांट्स की जो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन नॉर्म्स है 3 साल तक वो पूरे कर ले आराम से, ठीक है ना। एज इट हैपेंस एग्जिस्टिंग डेडलाइन फॉर अबाउट 20 गीगावाट्स ऑफ थर्मल प्लांट्स ऑल लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वॉज 31/2020, 31 दिसंबर 2024 तक इनको फॉलो करनी थी, ठीक है ना। existing deadline is existing deadline for about 20 gigawatt of thermal plants all located in close proximity to densely populated areas was 31 December 2024। तो यहाँ पे जो क्लोज जो थर्मल प्लांट सिटीज में के पास हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, उनको दिसंबर 2024 तक ये डेडलाइन पूरी करनी थी, ठीक है ना। बट अब जो है ये 3 साल आगे बढ़ा दी गई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पॉल्यूशन होता है इससे, थर्मल प्लांट्स वो होते हैं, थर्मल प्लांट्स क्या होता है, थर्मल प्लांट्स वो होते हैं जिन जहाँ पे कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल प्लांट्स कौन से होते हैं, कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉल्यूशन होता है कोल का बर्निंग से, सल्फर आता है जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, तो दिस इज नॉट गुड, ठीक है। अब यहाँ पर यूएसएआईडी जो है वो क्या देती थी, वो डोनेशंस देती थी वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो यूएसएआईडी जो है, यूसेड से याद कर सकते हैं इसको, यूसेड की जितनी भी डोनेशंस जा रही थी उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है अभी के लिए, यूसेड पे रोक लगा दी गई है 90 डे। ट्रंप इम्पोज्ड लिखेंगे, ट्रंप इम्पोज्ड 90 डे फ्रीज ऑन फॉरेन असिस्टेंस साइटिंग इनएफिशिएंसीज, क्या कह रहे हैं कि इनएफिशिएंसीज है, एंड आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन, ठीक है ना। ट्रंप इम्पोज 90 डे फ्रीज ऑन फॉरेन असिस्टेंस, तो फॉरेन असिस्टेंस में 90 डे फ्रीज लगा दिया, तो यहाँ से बहुत सारी डोनेशन जाती थी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। दिस इज यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ये कब से चल रही है, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 as an independent agency under Foreign Assistance Act, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये आई,
और ये क्यों आई? डिजाइन टू प्रोवाइड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड। तो ग्लोबल लेवल पर एड प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूसेट जो है बनी, अब उस पर फ्रीज कर दिया है असिस्टेंस को। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से अब असिस्टेंस देंगे, शायद ना ही दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी मुझे ऊपर उठानी है और उससे उनको लग रहा है कि जितनी असिस्टेंस जा रही है वो जितनी कम जाएगी वर्ल्ड ओवर, उतना यूएस के लिए बेनिफिट है। पनामा रीबफ्स यूएस क्लेम ऑफ फ्री ट्रैवल थ्रू केनाल। अब जो पेनामा केनाल है, ठीक है ना, पेनामा केनाल से यूएस क्लेम कर रहा है कि हमारी शिप्स जो हैं, ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे यूएस क्या क्लेम कर रहा है। पेनामा रिजेक्टेड रिजेक्टेड यूएसए क्लेम दैट इट हैड secured free passage that secured free passage for गवर्नमेंट वेसल्स। ठीक है ना, कि फ्री पैसेज मिल गया गवर्नमेंट वेसल्स के लिए। पेनामा कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे लगेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें पेनामा का पता होना चाहिए। पेनामा कैनाल क्या है? वाटर लिंकिंग द कैरेबियन सी विद पैसिफिक ओशन। क्या कर रहे हैं? कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से लिंक करते हैं। यहाँ से यूएसए की शिप्स निकलती हैं। ये कह रही हैं कि हम रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर पेनामा वाले क्या कह रहे हैं? पेनामा वाले क्यों पंगा पड़ा है ये? पेनामा कैनाल से जो शिप्स निकलती हैं, यहाँ पर पहले इस एरिया में बहुत रेन होती थी तो पानी भरा रहता था। अब इनको आर्टिफिशियल मेथड यूज करके पानी भरना पड़ रहा है, इनको ज्यादा रेट पड़ रहा है, तो इन्होंने टिकट जो है वो बढ़ा दी है, प्राइस बढ़ा दिया निकलने का। यूएसए कह रहा है ऐसे कैसे बढ़ा दिया, ये कैनाल तो हमने बिल्ट करी थी, ये तो हमारी है। ये कह रहे हैं या तो कैनाल हमें दे दो, हमें दे दो। यूएसए कह रहा है ये हमारी है, हमें दे दो, ठीक है, तुमने तो बनाई नहीं, हमने बनाई है। या कह रहा है कि हमको फ्री में निकलने दो, ठीक है ना। तो ये यूएसए कह रहा है, पनामा कह रहा है ना तो हम ये तुम्हें देंगे, ना तुम्हारी शिप्स को फ्री में निकलने देंगे। पनामा कैनाल जो है वो क्या करती है? वाटर लिंकिंग द कैरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद फ्रांस सेंड्स मिराज 2000 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। फ्रांस ने पहली, फ्रांस हैज डिलीवर्ड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मिराज 2005 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। ठीक है ना, तो यूक्रेन को बहुत मदद मिलेगी यूक्रेन रशिया वॉर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? कौन सी कंट्री ने कौन सा प्लेन दिया है, फाइटर जेट दिया है यूक्रेन को, ठीक है। उसके बाद इजराइल हैज नो प्लान्स टू एग्जिट अदर यूएन बॉडीज। इजराइल ने कौन सी यूएन बॉडी एग्जिट करी है? सबसे पहले मुझे बताओ यूएस ने कौन सी बॉडीज एग्जिट करी हैं? यूएन बॉडीज नहीं, वैसे एक तो पेरिस अग्रीमेंट से बाहर निकलने को कह रहे हैं 2015, और दूसरा कौन सा है? जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से बताओ। उसके बाद इसराइल ने कौन सा, इसराइल इट वाज नॉट प्लानिंग टू विड्रॉ फ्रॉम अदर यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस बॉडीज बिसाइड ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसराइल इसराइल which it is boycotting over, Israel boycotting Human Rights Council of UN। बाय यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को क्यों बायकॉट कर रहे हैं? वो कहते हैं ये बाइस्ड है, ठीक है ना, बाइस्ड है, ठीक है ना, एंड एंटी सेमिटिज्म फैला रही है। एंटी सेमिटिज्म मतलब एंटी जू। एंटी जू, जूस कौन है? जो इसराइल में रहते हैं। एंटी जूस मतलब एंटी इसराइल, जो जूस के अगेंस्ट नफरत फैलाएं। उस टर्म, क्या टर्म यूज करी जाती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए? एंटी सेमिटिज्म, ठीक है ना। Israel would halt its participation in UN top rights body। Israel won't participate in this body। Israel to stop its participation in UN's top
राइट्स बॉडी। अब यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएसए छोड़ रहा है, हमने फिर पढ़ा अर्जेंटीना भी कह रहा है कि मैं भी डब्ल्यूएचओ से निकलना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अब ये क्वेश्चंस बन गए हैं। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अनवेल फर्स्ट ड्रोन कैरियर इन गल्फ वाटर्स, ठीक है ना। ईरान रिवील्ड, अगेन इम्पॉर्टेंट, रिवील्ड फर्स्ट ड्रोन कैरियर। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, मार्टियर, बाहमान, वगेरी, ठीक है ना। कैन लॉन्च लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, कैरी 60 ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी सपोर्ट करता है। शिप इज इस्लामिक रिपब्लिक लार्जेस्ट नेवल मिलिट्री प्रोजेक्ट, शिप इज ईरान लार्जेस्ट नेवल मिलिट्री प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमें नाम याद रखना है, क्या है ये, फर्स्ट ड्रोन कैरियर इसराइल का, जिसका नाम है मार्टियर बाहमन बघेरी। भगीरा से भगेरी याद रख लोगे, या बैग हेरी, बैग में हेरा फेरी कर दी किसी ने, ठीक है, ये याद हो गया, ठीक है। बाहामन, बहामास तो चप्पल भी आती है बहामास की, और आई थिंक कोई जगह भी है, ठीक है ना। ब्राह्मण से भी याद कर सकते हो ये, ब्राह्मण का आर हटा दो तो बहामन बन गया। मार्टियर तो याद ही रहेगा, ब्राह्मण मार्टियर बैग हेरा फेरी, ठीक है। अब इसमें ट्रम्प साइंस ऑर्डर बैरिंग ट्रांस एथलीट फ्रॉम वुमेन्स स्पोर्ट्स। तो कल तक हम पढ़ रहे थे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे ट्रम्प, अब साइन कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीकिंग टू बैन ट्रांसजेंडर athletes from participating in वुमेन स्पोर्ट्स। वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ट्रांसजेंडर एथलीट्स। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, ठीक है। जो वुमेन स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो वुमेन के लिए होंगी, ट्रांसजेंडर नहीं खेल सकते। अर्जेंटीना बैन्स जेंडर ट्रांजिशंस फॉर माइनर्स, अगेन इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना टू बैन जेंडर transition procedures for minors who are below the age of 18 years, उनके लिए ये प्रोसीजर्स जो है ये बैन कर दी हैं। जो जेंडर चेंज करवाते हैं वो प्रोसीजर्स नहीं होगी। प्रेसिडेंट जावियर मिलीज वॉर ऑन व्हाट ही कॉल्स वोक आइडियोलॉजी, ठीक है ना। पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट जावियर मिलीज वॉर on what he calls woke ideology, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया प्रेसिडेंट कौन है वहां का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, ठीक है ना, अमेंड 2012, अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज। 2012 लॉ टू बैन हार्मोन ट्रीटमेंट एंड बॉडी अडेप्टेशन सर्जरी फॉर पीपल एज्ड अंडर 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेंडर जो चेंज सर्जरी है वो माइनर्स के लिए बैन कर दी गई है। कौन सी कंट्री में बैन करी है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में ये हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये, अर्जेंटीना। स्पोर्ट्स चैंपियंस एक्टर्स टू फीचर इन मोदीज प्री एग्जामिनेशन इवेंट। तो परीक्षा पे चर्चा जो है, ये मुझे बताएंगे कौन सा एडिशन है ये, 6th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा, ये लिखेंगे आप, 6th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। ये कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन, 6th, ठीक है, छठा एडिशन। एससी गिव्स चार्ज ऑफ कबड्डी फेडरेशन टू गवर्निंग बॉडी, ठीक है। कबड्डी वाला हमने पढ़ा था कि बच्चियों को, वुमेन को ईरान जाना है, उनकी टीम ही नहीं बन पा रही है क्योंकि कुछ गड़बड़ी थी कबड्डी फेडरेशन में। सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज
former Delhi High Court judge Justice S.P. Garg to hand over charge of amateur Kabaddi Federation of India, that is AKFI, to a governing body elected in दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में गवर्निंग बॉडी इलेक्ट हुई है, वो कह रहे हैं कि आप उसको जो है चार्ज प्लीज हैंड ओवर कर दीजिए और ये जो है टीम अपनी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं वो क्यों अपनी जो सस्पेंड कर देती हैं इंडिया वाली जो ये फेडरेशंस हैं इनको, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस ही नहीं होते, एक जना जो बैठा है वो बैठा रहता है, छोड़ता ही नहीं गद्दी वो। ठीक है, ये मेजर इशू होता है इलेक्शंस को। और जो इंटरनेशनल वाले वो कहते हैं कि भाई इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे इलेक्शंस तो, ठीक है ना, और करवाने भी पड़ेंगे। तो ये दिक्कत आ जाती है इंडिया में। नो वर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन यूएस कैंसलिंग चबाहर वेवर। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या है। देखो, यूएसए और ईरान के आपस में नहीं बनती है और यहाँ पर इंडिया आ जाता है। इंडिया की ईरान के साथ भी बनती है, यूएसए के साथ भी। देखो, यूएसए जो है वो परमानेंट दोस्त हमारा बन ही नहीं सकता है, ठीक है। मुंह पे यूएसए बहुत ही अच्छा दोस्त है हमारा, ठीक है। मोदी जी मिलने जाएंगे बाइडन से, चाहे वो ट्रम्प हो, बहुत बढ़िया बात करेंगे, बट पीठ पीछे ये हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है ना। बाइडन के टाइम पे बहुत कुछ हुआ विच शुड नॉट हैव हैपेंड, बट होता रहता है। तो हम यूएसए के साथ भी है, ईरान के साथ भी हमारी बनती है, ठीक है ना। अब ईरान के अंदर इंडिया चबाहर पोर्ट जो है वो चला रहा है, इंडिया ही चला रहा है। चबाहर पोर्ट इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अफगानिस्तान के साथ हमारे कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है, नहीं तो हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है, पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता। तो हमारे लिए ट्रेड के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए बहुत बढ़िया है। तो चबाहर पोर्ट हम हैंडल कर रहे हैं। अब यूएसए जो है, क्योंकि ईरान के साथ नहीं बनती, यूएसए इसके ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है, ये नहीं करना, जो कंट्री इसका तेल खरीदेगी उसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ लगाता रहता है। बट इंडिया के लिए वो वेवर दे देता है, इंडिया के लिए कहता है कि चलो ठीक है। इंडिया और ईरान के बीच में हो रहा है कि इंडिया की तो मजबूरी है, पाकिस्तान के साथ इंडिया की बिल्कुल नहीं बनती है, चलो इनको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर यूएस ने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, यूएस कैंसल्ड चबाहर पोर्ट वेवर। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि जो चबाहर पोर्ट है वो कहाँ पर है। चबाहर पोर्ट इज इन ईरान, ठीक है। और चबाहर पोर्ट की इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया के साथ हमें कनेक्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। डे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट साइंड एन ऑर्डर दैट कुड इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईरान चबाहर पोर्ट, ठीक है ना, कैन इम्पोज sanctions on India for its investment in Iran's Chabahar port, ठीक है। अब यहाँ पे द यूएस ऑर्डर टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी लिखेंगे, यूएस ऑर्डर टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम specifically named the port as it called for, specifically name the port as it called for maximum इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान। तो अब यहाँ पर ये हमने कल भी टर्म पढ़ी थी कि मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहता है यूएसए ईरान पे। कैसे? अगर कोई, इनके पास ऑयल बहुत है, अगर तुम इनसे ऑयल भी खरीदोगे तो ये वो करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैक्सिमम प्रेशर में इस बार ऑर्डर में चबाहर पोर्ट का नाम भी है, नेम द पोर्ट। तो क्या अब इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट करा है उस पर सैंक्शन लगेगा? ठीक है ना। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है, इंडिया हैज डेवलप्ड द शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल एट चबाहर पोर्ट
under a 2016 trilateral agreement with Iran and Afghanistan. अब इंडिया ने शाहिद बीस्ती टर्मिनल जो है वो डेवलप किया है, जिसका अग्रीमेंट जो है वो 2016 में हुआ था। ट्राइलेटरल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हों, जिसके अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हों, ठीक है ना। वो अग्रीमेंट जो है इन्होंने किया है, थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हैं चबाहर पोर्ट से रिलेटेड, तो ये हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। आईएएफ दैट इज इंडियन एयरफोर्स का जो मिराज 2000 है वो क्रैश हो गया, ग्वालियर में क्रैश हुआ है, ठीक है। एन इंडियन नहीं, ग्वालियर में नहीं हुआ, ऑन थर्सडे इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर सिस्टम मैल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नियर ग्वालियर आफ्टर, वैसे एग्जैक्ट है नियर ग्वालियर था, बट एग्जैक्ट जो है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा बात होगी तब लिखेंगे। Rupees 10,147 crore worth contract signed for Pinaka ammunition. The Defense Ministry on Thursday signed contracts for so and so for a variety of ammunition for the Army's Pinaka multiple rocket launch systems. ठीक है ना? The ammunition also enhances the range of Pinaka system. Contracts were inked with Economic Explosives Limited and Munitions India Limited for the procurement of area denial munition type 1, MK1 rockets respectively for Pinaka MRLS, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ठीक है, आर्मी कॉन्ट्रैक्ट्स लिख के हेडिंग देंगे इसको, आर्मी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर upgrades in Shakti software signed with Bell, that is Bharat Electronics Limited, Bell, ठीक है। ADM टाइप एम्यूनेशन के लिए भी हुआ है। लास्ट नवंबर DRDO अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीशन फ्लाइट्स टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट ऑफ 75 किलोमीटर वेविंग द वे फॉर इट्स इंडक्शन। तो ये अब हम अलग से लिखेंगे। नवंबर 2024 के अंदर DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, that is DRDO, announced successful completion of flight tests of guided Pinaka rockets of 75 kilometer, paving the way for its induction। मतलब अब यहाँ पर 75 किलोमीटर वाली जो पिनाका है उसकी जो फ्लाइट टेस्ट है वो बिल्कुल सही हो गए हैं, अब वो इंडक्शन के लिए रेडी है आर्मी में, ठीक है। किसने किए ये टेस्ट? DRDO ने किए, ठीक है। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, एडहॉक जजेस पे चेंजेस लेके। एडहॉक जजेस क्या है? जो रिटायर्ड जजेस है उनको अपॉइंट करना। क्यों अपॉइंट करना है एडहॉक जजेस को? बिकॉज जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग केसेस हैं वो खत्म करने हैं, इसलिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। क्या जजमेंट आई है पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। टू एड्रेस द ग्रोइंग बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस, द सुप्रीम कोर्ट on January 30th allowed high courts to appoint retired judges on an ad hoc basis provided they hear only criminal appeals as part of bench led by a sitting judge. A bench of Chief Justice of India Sanjeev Khanna and Justice B.R. Gavai and Surya Kant relaxed the set rule in Lok Pahari through its General Secretary S.N. Shukla IAS versus Union of India, which had limited such appointment to High Court where judicial vacancies exceeded 20% of the sanctioned strength. अब क्या था, एडहॉक जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बात तो करती है इसके बारे में, बट इसके ऊपर लिमिटेशंस थी तो लग ही नहीं सकते थे। बहुत कम केसेस में एडहॉक जजेस अपॉइंट हुए, ठीक है ना। एडहॉक जजेस की बात आर्टिकल 224A में होती है, जो कि 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे गए थे। तो सबसे पहले एडहॉक जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ही हम पढ़ लेते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है, ठीक है। एडहॉक जजेस लिखेंगे, एडहॉक जजेस, तो रेड से लिखना था, चलो ऐसे लिखिए,
एडहॉक जजेस, ठीक है। एडहॉक जजेस जो हैं, आर्टिकल 224 ए इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 allows appointment of retired judges to हाई कोर्ट। कहाँ पे अलाउ करते हैं? रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में, ठीक है, ऑन एन एडहॉक बेसिस। सच अपॉइंटमेंट्स require the consent of both retired judge and President of India, ठीक है। These judges receive allowances as determined by President order, exercise the same jurisdiction, powers and privileges. The detailed procedure of such appointments, अब डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स कहाँ पे दिया हुआ है? डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर सच अपॉइंटमेंट्स इज आउटलाइंड इन 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, दैट इज MOP, ठीक है ना। तो इनकी यहाँ पर एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना, वो लिखेंगे हम। वो क्या पॉइंट है? वो है कि इनकी रिसीव अलाउंसेस एज पर प्रेसिडेंट ऑर्डर, रिसीव अलाउंसेस एज पर प्रेसिडेंट ऑर्डर एंड एक्सरसाइज सेम jurisdiction, powers and privileges as sitting High Court judge. सिटिंग हाई कोर्ट जज की भी पावर्स एंड प्रिविलेजेस जितनी होती हैं उतनी ही इनकी भी होती है एडहॉक जजेस की, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है जो हमें करनी है वो है कि सुप्रीम कोर्ट एक नया ऑर्डर लेकर आई है। ये तो एडहॉक जजेस के बारे में था, तो सुप्रीम कोर्ट न्यू जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट न्यू जजमेंट, क्या है सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट की न्यू जजमेंट है allowed high courts to appoint retired judges on ad hoc basis provided they hear only criminal appeals as part of a bench led by a sitting judge। अब इसको समझेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है एडहॉक जजेस अपॉइंट कर लो आप हाई कोर्ट में, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? दिस इज अ वेरी एसेंशियल कंडीशन। वो कह रहे हैं कि ओनली क्रिमिनल अपील सुनेंगे, क्रिमिनल केसेस, वो भी अपील्स। व्हाट आर अपील्स? जिसके अंदर डिसीजन जजमेंट चैलेंज होती है किसी कोर्ट की, या तो हाई कोर्ट की होगी या किसी और कोर्ट की, जो डिसीजन चैलेंज्ड होता है, क्रिमिनल अपील सुन पाएंगे एज पार्ट ऑफ अ बेंच लेड बाय सिटिंग जज। बेंच क्या होता है? जिसमें 1 2 3 जजेस होते हैं। जो लीड कौन करेगा? सिटिंग जज लीड करेगा। ये बैठेंगे और क्वोरम पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर डबल बेंच होता है वहां पर क्या होगा? वो कह रहे हैं कि एक एडहॉक जज को बिठा दो और एक जो जज ऑलरेडी है उसको बिठा दो, एक पुराने जज को बिठा दो, एक जो सिटिंग जज है उसको बिठा दो। ये हमारे जो इसेंशियल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसेंशियल्स ले डाउन करे हैं अब, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है वो पुरानी जजमेंट के बारे में बात करें। एक पुरानी जजमेंट के बारे में बात करें। वो जजमेंट कौन सी थी?
relaxed the rule, relaxed a rule set in Lok Prahari through its General Secretary versus यूनियन ऑफ इंडिया 2021। इस जजमेंट में क्या कहा गया था? विच हैड लिमिटेड, इनमें क्या हुआ था? विच हैड लिमिटेड, तो दिस इज द पार्ट दैट वी मिस्ड आउट ऑन। सो बेसिकली यहाँ पर जो मतलब जो अब जजेस बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट न्यू जजमेंट जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा है कि क्रिमिनल अपील भी सुन सकते हैं वो, ठीक है ना, और एक सिटिंग जज जो है उनके साथ बिठा दो आप एडहॉक जजेस को, ये कह रहे हैं वो कि आप अलाउड है, ठीक है। जो पुरानी जजमेंट थी जिसके अंदर कह रहे थे 20% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ एक्सीड हो रही है तभी आप अलाउ कर सकते हो, विच हैड लिमिटेड सच अपॉइंटमेंट्स टू हाई कोर्ट्स वेयर जुडिशियल और वैकेंसीज एक्सीडेड 20% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, वहां पर ही अलाउ कर सकते थे। तो ये कभी अचीव नहीं होती थी, या बहुत सारे इश्यूज थे और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो एडहॉक जजेस कभी अपॉइंट ही नहीं हो पाते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा आप कर लो, ठीक है ना, ये नई जजमेंट में ये अलाउ कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। तो ये है एडहॉक जजेस का सीन, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी ओपिनियन आपकी आ सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जितने रिटायर्ड जजेस हैं वो जिनके हक की पार्टी होगी वो अपॉइंटमेंट होगी फिर उनकी, ठीक है। करो अंडर द स्कैनर अदानी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। तो अब जो अदानी का प्रोजेक्ट है श्रीलंका में, ठीक है ना, एजेल का जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, वो अब रिव्यू होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो नई पार्टी गवर्नमेंट आई है वो कह रही है भाई इसमें तो करप्शन हुई है, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है, इसका रिव्यू होगा, इसका रेट भी रिविजन हो सकता है, ठीक है। ये है, ये हम ऑलरेडी जनवरी में कर चुके हैं, दिस इज रेपिटेशन, ठीक है। अगर आपने नहीं जनवरी वाली न्यूज़ फॉलो करी तो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें नोट करनी है वो मैं बता देती हूँ कि एजेल कंपनी श्रीलंका में इन्होंने बनाने थे अपने ये प्रोजेक्ट्स, ये वाले प्रोजेक्ट्स नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और जो इनके हैं रेट्स रिविजन पे बात करेंगे, गवर्नमेंट जो है नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट, loggery.in पर आप जा सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट MSCT 3 years 5 years, जामिया AMU PU 3 years 5 years, TS लॉ CET 5 years, ये सारे मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लाइव हो रखे हैं। जनवरी पार्ट 1 करंट अफेयर्स का लाइव हो रखा है, लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड बंडल खरीदना चाहते हैं तो बंडल भी खरीद सकते हैं, जून से दिसंबर का लाइव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, एंड ऑल्सो कॉमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करना उन क्वेश्चंस का जो मैंने थ्रू आउट द सेशन पूछे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।